नाला मारा जाता है खराब है। आराम से कोई हड़बड़ नहीं। क्या राज्य सरकार हेरिटेज स्ट्रक्चर है उसको डिमोलिश नहीं किया जाए? देखिए, कोई चिट्ठी नहीं प्राप्त हुई है। कल ही हमने पीटीआई का रीडिंग जरूर देखा था सवेरे, बहुत लंबा हमारे साथ भी ज़्यादा करेंगे। मेरे प्रधानमंत्री जी का भी कोई संसद का उतना बड़ा पीटीआई रीडिंग कम नहीं देखे, उतना बड़ा रीडिंग हमने देखा था। और आज के कुछ समाचार पत्रों में भी हमने देखा, लेकिन हमारे कार्यालय में या अन्य जगहों पर भी झारखंड की रेजिडेंट कमिश्नर में कोई पत्र नहीं है, ऐसा कोई पत्र नहीं है। अब क्या है पत्र में? कोई पत्र सीधे एम्बेसडर लिखेगा तो फिर तो ये दो देश के बीच का मामला है, जिसमें तो
कोई भी चीज हमारे यहाँ कम्युनिकेशन आएगा तो उसको फॉरेन मिनिस्ट्री आना चाहिए, जहाँ तक मेरी समझ है। लेकिन फिर भी पीटीआई के रीच से जो खबर चारों तरफ आई है, पीटीआई वाले या जिन लोगों के पास होगा उनके पास चिट्ठी की कॉपी हो गया, लेकिन उन लोगों को जानकारी हो जाएगी कि चिट्ठी में क्या है। हम लोगों के पास वैसे कोई चिट्ठी है। क्या राज्य सरकार उसको डिमोलिश करेगी या हेरिटेज स्ट्रक्चर को बहाल रखेगी? मेरे पहले चिट्ठी तो आए तब तो देखेंगे लोग, और हेरिटेज क्या है इसको भी समझना पड़ेगा। और फिर कोई डच स्ट्रक्चर है, क्या चीज होता था उसमें, किस चीज का स्ट्रक्चर है, काम क्या होता था वहाँ, ये सब चीज को देखना पड़ेगा। लेकिन हमने कल किसी दूसरे सिलसिले में एक बैठक में डीएम पटना से मुलाकात हुई तो हमने थोड़ी जानकारी हासिल की, जो पता चला कि बहुत ही डिलेपिडेटेड कंडीशन में कलेक्ट्रेट का मेन बिल्डिंग तो खराब स्थिति में है। एक सांसद के रूप में भी और मुख्यमंत्री के रूप में भी वहाँ जाने का मौका मिला है। उनको अब जितनी एक्टिविटी है उसके हिसाब से वो कलेक्ट्रेट की जो बिल्डिंग है वो अपर्याप्त है और उसको ठीक से बनना चाहिए। और ये वर्षों से ये प्रस्ताव आ रहा है, उसके आधार पर निर्णय होगा। लेकिन जो कोई स्ट्रक्चर के बारे में, डच स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात उन्होंने यही बताई कि वो भी डिलेपिडेटेड कंडीशन में है। और शायद कुछ समाचार पत्रों में पहले यह भी खबर छपी है कि इस बुरे हाल में है, कब हादसा हो गया इसका कोई ठिकाना नहीं। तो पता नहीं किस एंगल से लोग इतनी प्रमुखता दिए हैं, पीटीआई हो या और उसको जाकर देखे भी हैं कि नहीं देखे हैं, और क्या स्ट्रक्चर है, किस चीज का स्ट्रक्चर है, क्या होता था वहाँ, क्या है, कैसा हेरिटेज है। क्योंकि हम लोग का हेरिटेज तो बहुत रिच है, हम लोग का हेरिटेज तो हजारों साल का है। एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक में अनेक हेरिटेज के केंद्र हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज पर देख रहे हैं, इतना आग्रह एक विदेशी स्ट्रक्चर के बारे में, इतना उसको हेरिटेज कॉन्शस हो रहे हैं। तो किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, क्या होता था, अभी किस प्रकार से उसका उपयोग हो रहा है, उपयोग के लायक है या नहीं। हमने ये देखा कि समाचार पत्रों में उसका उपयोग किया सकता है, तो उसका उपयोग करने के लिए किस तरह से उसको रिजोविनेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये कौन करेगा। क्या ये बात सही है कि जो हेरिटेज स्ट्रक्चर जो कहा जा रहा है डच गवर्नमेंट के द्वारा उसको ओपियम स्टोरेज के लिए यूज किया जाता था? अब आप भी लोग रिसर्च करके बताइए, मिला भी नहीं। अब ये तो भाई सारे लोग जो इसको इतनी प्रमुखता दे रहे हैं वो बताएंगे, सारी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए कि वो है क्या स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर की क्या खासियत है। अब एक चीज तो हम देखें कि गुरुद्वारा के वहां पर शूटिंग हुई है गांधी जी के फिल्म में, ये भी एक आधार बनाकर तो हमको लगता है कि उसको एक जबरदस्ती ऐसा लगता है कि जैसे कोई बिहार के प्राइड के साथ उसका कोई संबंध हो तो लोग बताएं, और उसका यूज कैसे किया जा सकता है, किस रूप में किया जा सकता है, और उसको यूज के लायक बनाने के लिए आगे के वर्षों में क्या राशि खर्च है, और उसको बनाने के लिए वो जो उस आर्किटेक्चर के हिसाब से यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज किसके पास है। हम समझते हैं सब विषयों पर इतना लंबा रिलीज के पहले जरूर सोचे होंगे मीडिया एजेंसी वाले लोग, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जरा इसके बारे में भी जरा पूरी आपने सर्वमुक्त भारत का आपने नारा दिया है, उसमें आपको देखा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषक अपने यूपीए बोर्ड के गठन में से हर किस्म से सुजीत के बोलता उस रोल में आपको देखा जा रहा है। आपको लगता है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना इतना आसान होगा? नहीं, पता नहीं उसकी कितनी लंबी चौड़ी व्याख्या कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक राजनीतिक विचार है। हम जिस विचार को सही नहीं मानते उस विचार को काउंटर तो करना ही चाहिए।
वैचारिक रूप से भी काउंटर करेंगे और राजनीतिक रूप से भी करेंगे। तो वैचारिक रूप से तो काउंटर हम लोग सदैव करते रहे, और जहाँ तक राजनीतिक रूप से उसका मुकाबला करने का प्रश्न है, मेरी अपनी समझ है कि सब लोगों को किसी न किसी प्रकार से एकजुट होना होगा, और इसके बारे में हमने स्पष्टता के साथ अपनी बात कही। इसमें कांग्रेस, लेफ्ट, अदर पार्टी, सब लोगों के बीच में मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी होनी चाहिए। अब यूनिटी का मतलब सिर्फ एक पार्टी नहीं होती, यूनिटी का मतलब होता है अलायंस, एडजस्टमेंट, अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा होना चाहिए, मेरी अपनी राय। अब राय प्रकट करने के बाद उसका इतना अर्थ निकाला जा रहा है, बाकी में कोई कम नहीं, उसको विस्तारित करके मेरे ऊपर कुछ ये कयास लगाना मैं समझता हूँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन आपने जैसे ये बयान दिया उसके बाद आपने भी देखा होगा किस तरह बीजेपी नेताओं के बयान आए, आरएसएस का बयान आया कि नीतीश कुमार का यह सपना सपना ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि ये उनको हिट किया है, तो उनके डर का परिचय है। यदि हमने बात ही कही, इसी से इतना डर मन में पैदा हो गया है, यह जो मन में आया तरह तरह से बोल, तो जो उनका रिएक्शन है, शार्प रिएक्शन है, वो इस बात को दर्शाता है कि अगर इस तरह की बात हुई, उसका एक रूप बिहार के चुनाव में हुआ है, महागठबंधन का जब एक गठन हुआ, तो उसके जो परिणाम आए, किस प्रकार का माहौल बनाया गया था बिहार में, और जब महागठबंधन बना तो चुनाव के दौरान जितनी बातें कही जा रही थी, सब उनके जितने दावे थे सब खोखले साबित हुए। भाई मेरा तो मतगणना के दिन का, काउंटिंग के दिन का मिनट टू मिनट प्रोग्राम भी जारी कर दिया था ना बीजेपी, और किसी ने नहीं, कोई यहाँ वाले नेता ने नहीं, बल्कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरा मिनट टू मिनट प्रोग्राम जारी किया। ये था उनका एरोगेंस। तो जो परिणाम आया सबके सामने, और ये यूनिटी का, बीजेपी के खिलाफ शक्तियों की गोलबंदी हुई, उसका परिणाम हुआ। तो इसी प्रकार से देशव्यापी इस तरह की कोई गोलबंदी होगी अलग अलग राज्यों में और कुल मिलाकर पूरे देश में, उसका परिणाम भी उनको मालूम है। इसलिए बहुत ही, जिसको कहिए कि शार्प रिएक्शन होते हैं। आरएसएस को क्या आप देश विरोधी मानते हैं, या फिर आप उसको इस तरीके से देखते हैं कि क्यों देश से सर्वमुक्त होना चाहिए? नहीं, हम मानते हैं कि उनकी जो विचारधारा है वह देश के लिए सही नहीं, और इसलिए हम लोग उसके विरोधी हैं। तो वैचारिक रूप से विरोधी, हमारा तो किसी से कोई व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह नहीं, वो लोग तो व्यक्ति पर अटैक करते हैं, हम तो सिर्फ विचार की बात है। यह समाज में विभेद पैदा करता है, कम्युनल लाइन पर, कास्ट लाइन पर समाज को ये बांटना चाहता है, और फिर अफवाहों के जरिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो इस कारण से हम उनकी विचारधारा को सही नहीं मानते हैं। इस देश के, ये देश में विविधताएं हैं, और ऐसे विविधता वाले देश में एक आपसी सद्भाव का होना बहुत जरूरी है, सहिष्णुता का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम उनके वैचारिक रूप से खिलाफ प्रतिबंध करना, ये हाल के वर्षों में सब प्रतिबंध तो ऊपर पहले लगा था, अब प्रतिबंध हटा दिया गया। इन्होंने ये वचन दिया था कि राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अब तो पुरानी बात हो गई। उस करार के खिलाफ काम करते हैं तो खुलेआम राजनीतिक गतिविधियों में रहते हैं, चुनाव वगैरह में संघ के लोग तैनात होते हैं। तो खैर उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो विचार का जो कोई वैचारिक रूप से अपनी बात रखता है, उसका मुकाबला हम वैचारिक स्तर पर करेंगे। करते हैं कि नीतीश जी को हमने इतना दिन तक साथ रखा, सहयोग किया, आज क्या बात है कि इतनी गड़बड़ी उनको दिख रही है कि अब
गैर तो संगठन हमारा बीजेपी के साथ सहयोग था तो हम अपनी शर्तों पर किए थे ना, मान लिया था हम लोगों की शर्तों को ना। हम लोगों ने कहा था कि विवादित मुद्दों से आप अलग रहेंगे, संविधान से धारा 370 को हटाने की बात नहीं होगी, कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी, और अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से होगा या कोर्ट के फैसले से होगा। तो इस बात को स्वीकार किया, इस बात को मानते भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई सिद्धांत से समझौता किया। तत्कालीन परिस्थिति में हम लोगों का स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग, टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और लंबे काल तक चला। तो आप कह सकते हैं कि भाई इतने लंबे समय तक टैक्टिकल क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक ही हो गया। मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जो हमारा समझौता हुआ तो आपने देखा कि 7.5 साल उनके साथ बिहार में हम लोगों ने काम किया, किसी भी बुनियादी मुद्दे पर कोई समझौता तो नहीं हुआ। हम लोग तो जो सहिष्णुता और सद्भाव की बात थी और उसके जो कार्यक्रम थे उसको चलाते रहे। इसलिए हम लोगों ने सिद्धांत से समझौता करके उनके साथ काम नहीं किया। लेकिन जब ऐसा लग गया कि अब बीजेपी नए तेवर में आ रही है तो हम लोगों ने अलग रास्ता चुन लिया, और आज वो साबित हो रहा, हर दिन वो साबित हो रहा। कभी देखिए लोग वोट लेते हैं, रोजगार दिलाएंगे, वोट लेते हैं काला धन लाएंगे, वोट लेते हैं कि किसानों को उनकी लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, और भूल जाते हैं शुरू हो जाता है लव जिहाद, तो घर वापसी, तो गौ मांस, ये सारे सवाल आते हैं। तो इस प्रकार से मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को उठाने की कोशिश होगी। इसलिए जो उनका काम करने का तौर तरीका वो हम लोग पसंद नहीं करते हैं, उससे सहमत नहीं है, इसलिए विरोधी है। और ये कहना लोकतंत्र है, अपनी राय रखना तो हमारा अधिकार है, ये हम लोगों की राय है। हम लोग मानते हैं कि उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, उनकी विचारधारा को हम सही मानते हैं। इसलिए जो लोग उनकी विचारधारा से असहमत हैं, जो उसको सही नहीं मानते हैं, उनके बीच में व्यापक एकता का वातावरण बनना चाहिए। अधिक से अधिक जितनी दूर तक एकता संभव हो उतनी दूर तक प्रयास करना चाहिए। हम तो बस इतना ही कह रहे हैं और इसी काम को करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। आप जिस संघ मुक्त भारत या संघ विरोधी राज्यों की बात कर रहे हैं, उस राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देने के लिए नीतीश कुमार तैयार है? अरे इसका राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाले लोगों की कमी है। हमारे देश में एक से एक नेता है जिनमें नेतृत्व क्षमता है। मैंने तो अपनी बात करी, और इसमें तो आमतौर पर जो साथ नहीं चले हैं उनको भी वर्तमान परिस्थिति में सोचना पड़ेगा कि देश के हित में, और जो विचारधारा को मानते हैं और जिस विचारधारा को गलत मानते हैं उसके मद्देनजर लोगों को बहुत सारे पूर्वाग्रहों को त्यागना। लेकिन जहाँ तक नेतृत्व का प्रश्न है उसका कोई मायने नहीं। ये तो विचार की बात हम कर रहे हैं, पहल आप करेंगे, नेतृत्व की बात नहीं कर रहे। हम तो रोज करते रहते हैं, सर गुजरात में जो पीछे नहीं रहते, करते रहते। सर गुजरात में जो पाटीदार लेजिस्लेशन चल रहा है उसमें शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस का स्टैंड रखते हुए कहा है कि जो 49% एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसको अनटच करते हुए 20% एडिशनल रिजर्वेशन दिया जाएगा ईपीसी को, जिसमें पाटीदार को भी इंक्लूड किया जाएगा। अब वो बीजेपी से इसका जवाब मांगते हैं, क्या आप लोग इसका समर्थन करते हैं? कौन क्या बोले हैं उसके बारे में हमको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन पाटीदार लोगों का संघर्ष वहाँ लंबे दौर से चल रहा है। तो वो संघर्ष चल रहा है तो गुजरात में तो इस चीज को रिजॉल्व करना ही होगा उनको। अब जिनका वोट लेकर के बीजेपी अब तक सत्ता में आती रही है, अब वो इतने नाराज हैं उनसे, तो आखिरकार तो बीजेपी को ये जो उत्पन्न हुई है परिस्थिति, इसका समाधान निकालना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार एक फैसला लेने जा रही है जिसमें जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक हैं, खासकर हिंदू और सिख, बहुत उन्हें नागरिकता देने की बात की जा रही है, और वो प्रपोजल लेकर के आएंगे। आप क्या करेंगे?
बात हम समझेंगे। जो पाकिस्तान से आए हुए यहाँ हिंदू और बौद्ध बसे हैं पिछले कुछ सालों से, जो लगातार यहाँ की नागरिकता मांग रहे हैं, केंद्र सरकार उनको नागरिकता देने पर विचार कर रही है। और जो जितनी और सुविधाएं हैं, आधार कार्ड, उनको ज़मीन खरीदने का हक, बैंक खाता खोलने की अनुमति, ये तमाम चीज़ें सरकार, केंद्र सरकार उनके लिए करने जा रही है। नागरिकता का प्रश्न तो ऐसा है कि हर देश के अंदर उसके बारे में निर्णय होता है, और कौन किस देश में रह रहा है इसके आधार पर निर्णय होता है। लेकिन कोई धर्म और मजहब के आधार पर तो अपने देश में नागरिकता का निर्धारण होता नहीं। जो भी इस देश में रहता है उसके आधार पर होता है। इसलिए तेल प्रस्ताव का क्या है, उसके हक को हमको बगैर गौर किए ऐसे मुद्दों पर तुरंत और तत्क्षण टिप्पणी नहीं की जाती। उनका क्या प्रस्ताव है, आखिरकार कोई भी चीज लाएंगे तो हम दलों के सामने रखेंगे। जब वो सभी दलों के सामने रखेंगे तो उस समय क्या प्रस्ताव है उसको देखकर टिप्पणी की जा सकती है। शराबबंदी को लेकर बहुत सारे राज्यों से डिमांड आ रहा है आपके कार्यक्रम का, खासतौर से महिलाओं की तरफ से। क्या कार्यक्रम आपका बना? एक कार्यक्रम में जाएंगे, चाहे जहाँ कहीं से भी शराबबंदी के लिए कोई सम्मेलन होगा और उसमें उसको लोग लाएंगे, मैं जरूर जाऊँगा। अभी तो यूपी और झारखंड और उड़ीसा से कुछ संवाद आया है, तो उस पर हम विचार कर रहे हैं, जाएंगे। और शराबबंदी तो ऐसी चीज है कि आज देश भर में चारों तरफ मांग उठ रही है। बिहार में हो सकता है तो उस प्रदेश में क्यों नहीं? हर जगह लोग मांग कर रहे हैं, और कोई ऐसा सामाजिक आंदोलन है ये किसी के रोके नहीं रुकने वाला है। अब कुछ लोग बॉर्डर पर शराब का दुकान खुलवाना चाहते हैं पड़ोसी राज्यों में, वो विफल होंगे। देखिए यूपी के पड़ोसी यूपी के और बिहार के बॉर्डर पर जो शराब के दुकान के खोलने की बात आई है और उसके खिलाफ यूपी के लोग आंदोलित हुए, तो आप समझ सकते हैं कि शराब के खिलाफ कितनी बड़ी भावना लोगों की है और लोगों का मन बन रहा है। इसलिए तो शराबबंदी के हक में जहाँ कहीं भी आवाज़ उठेगी, उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने के लिए जहाँ भी जाना होगा हम चलेंगे। आपने जो टोटल प्रोहिबिशन किया तो स्टेट जो नेबरिंग स्टेट क्या मदद के लिए आपको स्टेट से? देखिए अपना काम है उनसे सहयोग मांगना। अब मदद क्या मिली है तो आगे पता चलेगा। अगर बॉर्डर एरिया पर शराब की दुकान की संख्या बढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार की मदद है समझ सकते हैं। लेकिन हमारा तो काम है, हम सब एक ही देश के हैं और शराब तो कोई अच्छी चीज है नहीं। शराब का ट्रेड तो कोई मोरल ट्रेड है नहीं, इसको तो किसी भी राज्य सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और जब किसी एक राज्य ने ऐसा करने का हिम्मत किया तो दूसरों को तो सहयोग करना चाहिए, क्योंकि शराब तो कोई अच्छी चीज नहीं है। कि आप देख लिए कि मौका मिल रहा है, यह तो नहीं होना चाहिए। और हमारे अधिकारी पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से भी संपर्क में रहते हैं। नेपाल से अपील करेंगे सबसे लंबी सीमा। एसएसपी को इस बात के लिए काफी अलर्ट किया गया और राज्य सरकार की तरफ से भी कहा गया है और अनुरोध किया गया है कि बॉर्डर पर निगरानी आप करते हैं तो आपका काम है उधर से कोई शराब नहीं यहाँ घुसा। इस पर देखना, नजर रखना, क्योंकि बॉर्डर पर पूरे तौर पर एसएसपी के लोग ही हैं। मुख्यमंत्री जी, ये देश एक है, सॉवरेन स्टेट है, देश में हर हिस्से में कानून अलग अलग है। क्या आपको लगता है कि पूरे देश में शराबबंदी होनी चाहिए, एक नियम बनना चाहिए पूरे देश में? इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं। और देख लीजिएगा धीरे धीरे बिहार में लागू हुआ है, बहुत इफेक्टिवली लागू किया जा रहा है और हमारा आत्मविश्वास ये कामयाब होगा। और जो हमारा आत्मविश्वास है यहाँ के लोगों के व्यापक जन समर्थन के आधार पर, और ये कामयाब होगा तो बाकी राज्य में शराबबंदी के हक में जो आवाज उठ रही है उसको कोई दबा नहीं सकता।
तो एक एक करके लागू करना पड़ेगा। ये अनिल साहनी की पार्टी कोई प्रचार करती है? देखिए, अनिल साहनी पर जब पहले ही ये मसला आया, उसी समय हम लोगों ने बुलाकर पूछा कि मामला क्या है, वो सफाई देते रहे। हमेशा कहता रहा कि हमने ही शिकायत किया है और हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो हम लोगों को लगा कि भाई जब जांच पड़ताल होगी तो सारे पहलू पर जांच होगी, अगर ये इनके ऊपर कुछ मामला नहीं बनेगा तो अपने आप स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन सीबीआई ने चार्जशीट किया है, राज्यसभा के चेयरमैन माननीय उपराष्ट्रपति जी ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया है। तो हम लोगों ने तो पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर उनसे जवाब मांगा है और पार्टी एक्शन लेगी। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का आचरण नहीं होना चाहिए। यह अन्य प्रकार का अपराध नहीं है, पूरा का पूरा कंडक्ट से जुड़ा है। और आज से मैं एक दिन दिल्ली जा रहा था, 10 तारीख को पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग थी। तो उस प्लेन में वो भी थे, प्लेन जब लैंड किया तो मैं अकेले नहीं था, हमारे साथ केसी त्यागी भी थे, यहाँ बैठे हुए हैं ललन जी, राजीव रंजन सिंह जी, मंत्री जी, आरसीपी सिंह सांसद, सब थे। तो हमने उसी समय कहा कि भाई आपके बारे में खबर आ रही है, सूचना मिल रही है कि आपका चार्जशीट हो रहा है। तो उसके बाद फिर वही बात वो कहने लगे, तो हमने कहा कि देखिए अगर आप पर चार्जशीट होता है और अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होता है तो आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि आप दोषी नहीं हैं, तो कोर्ट में आप पूरी बात रखिएगा, लेकिन आप इस्तीफा करिएगा, ये अच्छी बात होगी। ये आप जिस सदन के सदस्य हैं उसकी गरिमा के अनुरूप होगा, पार्टी की गरिमा के अनुरूप होगा और आपके लिए भी ये मुनासिब होगा। बार बार कह रहे हैं कि आप कसूर है, इतना बात तो हमने उसी समय कह दिया। लेकिन उसके 3-4 दिनों के बाद उन पर जब सब कुछ आ गया सामने तो पार्टी ने सीधे उनसे मांगा है स्पष्टीकरण। हम लोग इस मामले में बहुत स्पष्ट राय रखते हैं, कोई मुरव्वत नहीं। अगर किसी को लगता है वो बेकसूर है तो कोर्ट में करेगा, क्योंकि ये बात तो 2-3 साल पहले ये मामला है तब से कर रहे हैं। तो भाई सीबीआई ने अगर चार्जशीट किया है तो बगैर आधार नहीं किया, और चार्जशीट के बाद जब उपराष्ट्रपति जी क्या गया होगा प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए तो बगैर कागजात देखे तो नहीं किया होगा उन्होंने। तो बाकी सब लोग कह रहे हैं कुछ और वो अकेले कुछ और बोल रहे हैं। तो ये तो एक विचित्र स्थिति, इसमें प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ये एथिक्स का इशू है और मैं तो समझता हूं कि यह विषय आम अपराध जैसा नहीं है कि कोर्ट जब फैसला करेगा तो उसके फलाफल पर निर्भर करेगा कि आप दोषी हैं या निर्दोष है। ये मामला एथिक्स का है। और राज्यसभा के चेयरमैन जो देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति, उन्होंने अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे दिया मतलब कुछ तो तथ्य होंगे, और जब वो संतुष्ट होकर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन उन्होंने करने की इजाजत, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दे दिया, तब तो भाई एक ऐसी स्थिति है जिसमें एथिक्स का मामला है और इसमें उस सदन को निर्णय लेना चाहिए, राज्यसभा को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे एथिकल इशूज पर जो उनको करना चाहिए। अगर सदस्यता उनकी समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है एथिक्स कमेटी के माध्यम से तो वह भी मैं समझता हूं कि तार्किक होगा। इसलिए हम लोग इस मामले में बहुत स्पष्ट है। इसलिए मैंने व्यक्तिगत तौर पर कर दिया, दूसरी बार राज्यसभा में भेजे। उनके पिताजी राज्यसभा के सदस्य थे, उनका डेथ हो गया, इनकी आयु कम थी, हम लोगों ने राज्यसभा में भेजा, फिर रिपीट किया। और इसके बाद आपके आचरण के बारे में आप अकेले बोल रहे हैं कि आपकी कोई गलती नहीं। मैंने किसी को क्या दुश्मनी होगी भाई, आज आप बोल रहे हैं राजनीतिक रूप से, क्या दुश्मनी होगी सीबीआई को? और तो ये कोर्ट में कहिएगा ना। और मेंबर पार्लियामेंट तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए जब गया होगा वाइस प्रेसिडेंट साहब के पास कागजात, उन्होंने कागज देखा होगा तभी तो सैंक्शन दिया होगा। इसलिए ये सब बात एक व्यक्ति बोले और कागजात को हम लोग देखे नहीं, कागजात को देखे होंगे तो अपना केस प्लीड करें तो कोर्ट में इसका सामना करें। लेकिन अकारण जिस उच्च सदन के सदस्य हैं उसकी गरिमा पर आघात पहुंचाना, जो दल 2-2 बार राज्यसभा में भेजा
उसको इस प्रकार के एम्बैरेसमेंट के सिचुएशन में लाना, खुद अपने बारे में निर्णय ले सकते हैं कि वैसी परिस्थितियों से लोग एम्बैरेस होते हैं या नहीं, या कुछ फीलिंग होती है या नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। लेकिन साहनी जी बोल रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और ना ही नीतीश तो कुमार ठीक है, तो पार्टी कार्रवाई करेगी। और मैं तो साफ कह रहा हूँ कि राज्यसभा कोई एथिकल इशू है, अपना फैसला करना चाहिए। जब वो इस लायक है कि उनके खिलाफ एग्जीक्यूशन सैंक्शन हो सकता है, तो ये आम किसी का अपराध नहीं है, तो कंडक्ट का सवाल है, आचरण का प्रश्न है। और आचरण के आधार पर राज्यसभा निर्णय ले सकती है, राज्यसभा को निर्णय लेना चाहिए। जब भाई राज्यसभा के माननीय सभापति जो देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी है, वो बगैर संतुष्ट हुए वो सैंक्शन तो नहीं किए होंगे। तो इसलिए हम उस आधार पर इस बात को कर, और हमारी अपनी राय बहुत स्पष्ट है। और सोकौत का जवाब देंगे पार्टी, हमने इसलिए जैसे ही हुआ हमने अपने प्रधान महासचिव जी को कहा, शरद जी से हमारी बातचीत हुई है और उनको भी उनकी भी यही राय थी, तो सोकौत दिया गया ताकि वो ये ना कहे कि भाई हम मेरे साथ नेचुरल जस्टिस नहीं। सोकौत लेकर के पूछा जाएगा, लेकिन हम लोगों की सब मामले में लाइन ऑफ थिंकिंग बहुत क्लियर है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का शक और भ्रम नहीं होते रहता। सर दिल्ली में जो अगर वो इस्तीफा करते और वोट से निर्दोष साबित हो जाते तो उनकी इज्जत बढ़ जाती, पार्टी में भी इज्जत बढ़ती, समाज में इज्जत बढ़ती। और वैसी परिस्थिति में जो भी पार्टी की हैसियत होती, उसकी प्रतिष्ठा को और बेहतर ढंग से रिस्टोर करने के लिए हम लोग कदम उठाते। जो पार्टी किसी को 2 बार एमपी बना सकती है, जनता से चुन करके नहीं बनाएगा। ये पार्टी ने एमपी बनाई है, ये भी नहीं कह सकते कि हम जनता के वोट से आए, पार्टी ने बनाया। तो अगर आचरण अपना ठीक रखे या रखते तो पार्टी उस रूप में सोचती, अगर निर्दोष साबित होते तो। लेकिन अब इस तरह की बात करना, किसी को कोई जगह मिल गई, जैसे लगता है कि क्या कहा जाए, छोड़िए, हमारे साथ हमेशा यही होता है। सर एक सवाल, लातूर में जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ महाराष्ट्र सरकार 10,000 लीटर पैसा पानी खर्च करके हेलीपैड बनवाई है स्टेट मिनिस्टर के लिए। और दूसरा, आज पंकजा मुंडे जो मंत्री है, वहाँ फोटो शूट कर रही थी और सेल्फी खींच के फोटो पोस्ट कर रही थी। दुखद है, अगर ये बात आप जो बता रहे हैं वो सही है, समझूंगा। देखिए, भयंकर सूखा पड़ा हुआ, एक एक बूंद पानी की महत्ता, और मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे बिहार में भी जल स्तर नीचे गया है, ग्राउंड वाटर। पानी का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम सब लोगों को इतनी जिम्मेवारी का परिचय देना चाहिए और इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए कि आज के इस अवसर पर क्या करना चाहिए। दाल की कीमतें बढ़ रही हम लोग कुछ चुनाव के टाइम में लोग कह रहे थे कि बात में ठीक हो जाएगी। देखिए, ये पॉलिसी का फॉल्ट हो रहा है, हर साल निरंतर ऐसी परिस्थिति हो, और समय के पूर्व लोगों को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ऐसा आ रहा है रिपोर्ट सीमावर्ती क्षेत्र में खास करके शराबबंदी के मामले में लोग प्लास्टिक का जैसे दवा कॉलेज में अल्कोहल कंटेंट वो सब ज़्यादा कंज्यूम। हम लोग इस बारे में बहुत प्रचारित कर रहे हैं, और हम लोगों के कानून में इस बात का प्रावधान कि ऐसी दवाएं उसके ऊपर भी राज्य सरकार निर्णय ले सकती है, उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी निर्णय ले सकती है, एक एक चीज पर नजर है। सर दिल्ली में जो ऑडी पर का चल रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, कोई प्रदूषण को दूर करने के लिए कोई इस प्रकार का कदम उठा रहा है, क्या बुराई है? एक प्रयोग अच्छा प्रयोग है, वैसे गाड़ियों की संख्या तो घट जाएगी, प्रदूषण की मात्रा तो घटेगी, अच्छा प्रयोग है। लेकिन बीजेपी के नेता फाइन देके गाड़ी चला रहे हैं। आप चलिए ना, बीजेपी के नेता को कुछ बर्दाश्त नहीं होता है क्या? बीजेपी की ये बीमारी है
दूसरों पर कुछ बोलेंगे और खुद नहीं करेंगे। अच्छा, बीजेपी क्या है, एक उदाहरण देखिए। मैंने उस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे आदरणीय मोदी जी, उन्होंने भी मीटिंगों में कहा हमारे उस समय के एक मंत्रिमंडलीय सहयोगी के बारे में, इन्होंने सैनिकों का अपमान किया। और सैनिकों के अपमान करने वाले लोगों को चुनाव में अपने साथ ले लिए। इनका कोई है, कोई पूछता भी है इनसे? अरे वन वे ट्रैफिक चल रहा है, आप लोगों को भी आगाह करते हैं, हर चीज पर पूछा करिए इन लोगों से, कितना बताइए इनका क्या पास। एक से एक गरिमा में पास वाले लोगों को जब दूसरों के साथ रहते हैं तब तो कहते हैं कि खरमासे खत्म नहीं, और साथ जाने के बाद तो मत पूछिए, कंधा पर बिठा करके जय जय करते रहते। इसलिए उनका एटीट्यूड अलग किस्म का, इसलिए तो हम लोग सबको कह रहे हैं कि बाकी सब लोग एकजुट होइए, और कोई कारण नहीं है इसी कारण से कर। अरे कोई भी अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए, अगर कोई काम कर रहा है उसमें कोई सुझाव देना हो तो सुझाव देना चाहिए, कोई अगर कमी है तो उसको दूर करने के लिए सकारात्मक पहल करनी चाहिए। लेकिन कोई दूसरा काम जो भी करे उसके हम खिलाफ, उन लोगों का एटीट्यूड ये है, और जबकि हम लोगों का ये एटीट्यूड कभी नहीं रहा। राजनीतिक रूप से विरोध के बावजूद आपने देखा जब माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए अचानक, तो हमने कहा तो बड़ा अच्छा काम किया। कोई पहल होती है पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने, तो हम लोगों का एटीट्यूड दूसरा है। ये लोग विरोध के लिए विरोध करते रहते हैं, मेरिट के आधार पर कोई अपना स्टैंड नहीं लेते। धन्यवाद। नेपाल को लेकर के कंफ्यूजन आ रहा है, जनता दरबार कंफ्यूजन क्या किया है, आपके दिमाग में बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। पब्लिक डिमांड्स रिड्रेसल एक्ट बना कहेगी 10 साल के अनुभव के आधार पर, सर इधर देखिए, 10 साल के अनुभव के आधार पर हम लोगों ने, एक तो मेरी शुरू से पहल है कि लोगों की शिकायत का निराकरण होना चाहिए, और इसके लिए हमने 2004 से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और फिर डिसीजन लेकर नियम बनाकर कर दिया कि नीचे के हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स हैं वो भी जनता के दरबार में नियत दिन को अपनी उपस्थिति देंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, यथासंभव उसका समाधान करेंगे। ये काम इतने दिनों से हुआ, इसमें बीच बीच में कुछ चेंजेस भी लाए गए उसके कार्य प्रणाली में। ये सब करने के बाद हमको यह लगा कि सब कुछ और इतनी मेहनत करने के बाद स्थिति क्या, हम सुनवाई का अवसर तो देते हैं, लोग अपने शिकायत को रख सकते हैं, लेकिन निराकरण का उनको अधिकार नहीं। तो हम लोगों ने यही सोचा कि नहीं, अब ये 10 साल हो गया, शिकायत के निवारण का भी अधिकार जनता को मिलना चाहिए, और तब ये कानून बनाया। तो आज जो काम कर रहे हैं जनता के दरबार में, उससे वो बड़ा काम है, क्योंकि उनके ग्रीवांस का समय सीमा के अंदर समाधान, उनके शिकायत का निराकरण होगा। तो ये बहुत बड़ी पहल है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के दिशा में, प्रशासनिक सुधार की, और लोगों को, जनता को और ज्यादा अधिकार प्रदान करने। तो ये पहल है। तो दो तरह से काम नहीं, एक तरफ हम यही काम करते रहे और दूसरी तरफ उनको अधिकार दें। तो जहाँ अधिकार है उसका केंद्र बनेगा सब डिवीजन स्तर, जिला स्तर और विभाग स्तर। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जहाँ उनका दरखास्त जाएगा वो उनको चिट्ठी देंगे, और जहाँ से ग्रीवांस उनका है वहाँ के भी अधिकारी बुलाए जाएंगे आमने सामने, दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी फैसला देंगे और उसको मानना पड़ेगा। तो ये कानून बनाकर हम लोगों ने किया, उसके लिए नियम भी बना दिए, और इसके लिए जितने लोगों की मैन पावर की जरूरत है उसकी नियुक्ति हो रही है।
तो ये सब कार्रवाई चल रही है, इसलिए इसको लागू करेंगे। 5 जून से औपचारिक तौर पर इसको जनता के बीच में इसको रखेंगे और 6 जून को पहले सोमवार से ये प्रारंभ होगा। तो ये हम लोगों का आज भी जनता दरबार में जो है आपके ऊपर मुख्यमंत्री नहीं आए, मुख्यमंत्री नहीं ये सब